वही। कहाँ तक हुआ था कल? ये। हेलो दोस्तों, नमस्ते भाई, कैसे हैं स्टूडेंट्स आप सभी लोग? बताइए बच्चों। हाँ। कैसा महसूस कर रहे हैं भाई साहब आप? मुझे बता दो आज तुम। ना, आज तुम छोड़ो मत ऐसे। आज आप बता दीजिए कैसा महसूस कर रहे हैं। हम लोग कर रहे हैं प्रॉफिट लॉस सीट वन, मेन सीट खत्म करके सेकंड सीट। कल मैंने आपको कंसेप्ट बताया था कि अगर दो आर्टिकल को समान सेलिंग प्राइस पर बेचा जाए, एक पे X% प्रॉफिट लॉस होता है, दूसरे पे Y% प्रॉफिट लॉस होता है, तो ओवरऑल जो होगा दोनों वस्तु पे कुल मिलाकर जो प्रॉफिट लॉस होगा वो होगा 100x+y, 100x+y+2xy अपॉन 200+x+y%। थोड़ा बोरिंग सा फॉर्मूला है बट आपको याद रखना पड़ेगा। अब जैसे सवाल देखो, फॉर्मूला याद है तो ही आप सवालों को जल्दी कर पाओगे। बोला है एक दुकानदार ने दो वस्तुओं में से, कमेंट क्यों नहीं चल रहे यार, एक दुकानदार ने दो वस्तुओं में से प्रत्येक को 10,591 में बेचा। इस लाइन का कोई मतलब नहीं है, केवल यह मतलब है कि एक दुकानदार ने दो वस्तुओं को समान सेलिंग प्राइस पर बेचा। ठीक है। एक पर 19% का लाभ हुआ, दूसरे पर 11% का लॉस हुआ। तो आपसे पूछा गया ओवरऑल प्रॉफिट या लॉस परसेंटेज बताएं, उसका संपूर्ण प्रतिशत लाभ या हानि क्या होगा, ओवरऑल प्रॉफिट या लॉस परसेंटेज क्या होगा। तो भाई एक्स की जगह 19 रख दीजिए, वाई की जगह -11 रख दीजिए। प्रॉफिट है तो पॉजिटिव रखेंगे, लॉस है तो नेगेटिव। एक्स की जगह 19 रख दो, वाई की जगह -11, तो 19 -11 8, 8 की 100 में गुणा करेंगे 800। 19 गुणा 11 209। भाई 19 की 11 में गुणा, 19 की 11 में गुणा करेंगे 209, 209 दूनी 418, 209 दूनी 418 बटे 200+x+y। 19, 19 - 11 8, 200 में 8 जोड़ेंगे 208%। ये आ जाएगा। अब 800 में से 418 घटाऊंगा तो भाई 208 से भाग दूंगा तो आंसर क्या आएगा? पहली बात तो आंसर पॉजिटिव आ रहा है तो लॉस नहीं होगा, प्रॉफिट होगा। अभी वैल्यू 5% तो आनी नहीं है। 800 - 418 को अगर 208 से भाग दूंगा तो आंसर 2% से कम ही आएगा। 2% से कम ही आएगा, वो एक ही ऑप्शन है डी। 2% से कम ही आएगा, वो एक ही ऑप्शन दिखाई दे रहा है, डी। बात समाप्त। सेकंड शीट डलवा दूंगा भाई, ठीक है ना। तो देखिए कितनी जल्दी आप सवाल को सॉल्व कर पाए फॉर्मूला वाले मेथड से, है ना। रेशियो से करेंगे तो ज्यादा टाइम लगेगा, हो उससे भी जाएगा। चलिए बच्चों, एक सवाल और लेते हैं, ऐसा ही बनाएं। एक सवाल और बनाओ बच्चों, बिना फॉर्मूला लिखे करना। बोला है दो वस्तु हैं, दोनों में से प्रत्येक, इसका आंसर आप मुझे करके बताओ। दो वस्तु, दोनों में से प्रत्येक को समान सेलिंग प्राइस पर बेचा, है ना। प्रत्येक 18,602 में बेचेगी, समान सेलिंग प्राइस पर बेचा। एक पर 31% लाभ हुआ, दूसरे पे 29% का लॉस हुआ। पूरे लेन देन में, टोटल ट्रांजैक्शन में ओवरऑल गेन या लॉस परसेंटेज क्या है? तो 100x+y, 31 - 29, 2 गुणा 100 200, मान प्लस 2xy। 2xy क्या आएगा भाई? 31 की जब मैं 29 में गुणा करूंगा तो ये आ जाएगा बेटा 30² - 1², ठीक है ना। तो 31 × 29 लगभग 900 ही आ जाएगा। 31 × 29 लगभग 900 ही आ जाएगा। 900 दूनी 1800 बटे 200+x+y। 31 - 29 2, ये आ जाएगा 202। तो मेरे प्यारे बच्चे 200 - 1800 कितना आ जाएगा आपका? माइनस का 1600 बटे 202, माइनस का 1600 बटे 202। मैंने अप्रोक्स वैल्यू रखी है। अब माइनस आ रहा है तो आंसर में गेन तो होगा नहीं, लॉस होगा। और ये जो भी आंसर आएगा 202 अट्ठे होता है 8 से कम आएगा, 8 से कम आएगा तो एक ही आंसर हो सकता है, पहला ऑप्शन। पहला ऑप्शन एक ही आंसर हो सकता है, 7.91%। बात समाप्त। 31 × 29 मैंने 900 मान लिया लगभग, है ना। वैसे 899 आएगा, 899 ना लेके 900 ले लिया। मुझे लगता है इस टाइप के सवालों को अब आप कर लोगे, ठीक है ना। कर लोगे ना ऐसे क्वेश्चन? हो गए। चलिए आगे चलते हैं अब।
देखिए बच्चों, अगर किसी सवाल में ऐसे में यही क्वेश्चन है, अगर परसेंटेज की बजाय, अगर सवाल में परसेंटेज की बजाय एग्जैक्ट रुपया में आंसर पूछा है तो कैसे करेंगे, जैसे ये वाला सवाल देखिएगा, बनाओ बेटे। सवाल में ये भी तो आ सकता है कि परसेंटेज की बजाय रुपये में पूछा गया, बोला है मेरे प्यार भी ध्यान से सुनिएगा। सवाल में बोला गया है दो वस्तु में से प्रत्येक को 10,384 की कीमत पर बेचा जाता है। दो वस्तु हैं, दोनों में से प्रत्येक को 10,384 की कीमत पर बेचा जाता है, दोनों को सेम सेलिंग प्राइस पर बेचा जाता है। एक वस्तु पर 18% का प्रॉफिट होता है, दूसरी पर 12% का नुकसान होता है। सेलर को कुल मिलाकर कितने रुपए का लाभ या हानि हुई। बच्चों, अगर आप इस सवाल को फॉर्मूला से करोगे तो पहले आप निकालोगे लॉस परसेंटेज या प्रॉफिट परसेंटेज, पहले परसेंटेज निकालोगे, फिर वहां से सेलिंग प्राइस बराबर करोगे तो और कैलकुलेटिव हो जाएगा। तो अगर आंसर रुपए में पूछा गया, अगर आंसर रुपए में पूछा गया है तो इसके लिए रेशियो मेथड ही सबसे बेस्ट होगा। अगर आंसर रुपये में पूछा गया है तो रेशियो मेथड ही सबसे बेस्ट होगा, कैलकुलेशन कम होगी, है ना। परसेंटेज में पूछा गया तो फॉर्मूला लगा लीजिए, लेकिन जब आंसर रुपये में पूछा जाए तो अपनी स्ट्रेटजी चेंज करनी पड़ेगी। देखो, पहली वस्तु को 18% लाभ पर बेचा गया, 18% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 9/50। 9/50, 9/50 का मतलब मेरे दोस्तों, पहली वस्तु 50 की है, 59 में बेची गई। 50 का सामान 59, 59 में बेचा गया। दूसरी वस्तु को 12% लॉस पर बेचा गया। 12% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है? 3/25। बेटे 4% होता है 1/25, 4% 1/25, 12% 3/25। यानी कि दूसरी जो वस्तु है 25 की 22 में बेची गई। दूसरी वस्तु है वो 25 का सामान 22 में बेचा गया। सवाल बोला गया दोनों वस्तुओं को समान सेलिंग प्राइस पर बेचा गया। भाई इसका सेलिंग प्राइस 59 है, इसका 22 है, गलत बात है। 59 और 22 दोनों को सेम बनाना पड़ेगा। 59 22 दोनों को सेम बनाने के लिए ऊपर 22 से गुणा कर देंगे, नीचे मेरे दोस्तों 59 से गुणा कर देंगे। देखो दोनों वस्तुओं का सेलिंग प्राइस सेम हो गया, इसका भी 59 गुणा 22 हो गया, इसका भी 22 गुणा 59 हो गया। आपसे पूछा कुल मिलाकर कितने परसेंट का लाभ या हानि हुई, आप बताओ। पहली वस्तु 50 की 59 में बिकी, पहली वस्तु 50 का सामान 59 में बिका तो 9 का प्रॉफिट हुआ, लेकिन पूरे रेशियो में बाहर 22 से गुणा हो रहे तो 22 से भी तो गुणा करना पड़ेगा। 22 निम्मा 198, है ना। यानी कि पहली वस्तु पे 198 का फायदा है, 198 का प्रॉफिट है। बताओ दूसरी वस्तु, दूसरी वस्तु 25 की थी, 22 में बिकी। 25 का सामान 22 में बिका तो 3 का नुकसान हुआ, लेकिन पूरे रेशियो में बाहर 59 से गुणा है तो 59 से भी गुणा करेंगे। 3 गुणा 59 कितना आएगा? 150 और 27, 177। 150 और 27, 177। आप बोलोगे हाँ जी सर, यानी कि पहली वस्तु पे 198 का फायदा हुआ, दूसरी वस्तु पे 177 का लॉस हुआ। तो ओवरऑल आप मुझे बताओ दोनों वस्तु पे क्या रहा, ओवरऑल क्या रहा? पहली वस्तु पे 198 का प्रॉफिट हुआ, दूसरे पे 177 का लॉस हुआ, ओवरऑल क्या रहा? 198 में से 177 घटाएंगे, 8 में से 7 गया, 1 19 में 17 गया, 2 21। 198 में से 177 घटाएंगे, ओवरऑल क्या हुआ? 21 का प्रॉफिट हुआ। पॉजिटिव आ रहा है ना, तो आंसर प्रॉफिट आएगा, लॉस तो नहीं आएगा। और आंसर जो भी होगा वो 21 से कटने वाला होगा। ये ऑप्शन 21 से नहीं कटता, ये ऑप्शन 21 से कटता, ये आंसर हो जाएगा। मुझे आगे सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। ओवरऑल 21 यूनिट का प्रॉफिट हुआ, 21 का मल्टीपल आना चाहिए जो कि हमारा सी ऑप्शन है। हाँ, कुछ बच्चे कहेंगे सर पूरा सॉल्व करना हो तो कैसे करेंगे? पूरा सॉल्व करना है तो देखो, दोनों वस्तु में से प्रत्येक को 10,384 में बेचा गया। भाई दोनों का सेलिंग प्राइस कितना? भाई इसका सेलिंग प्राइस भी 59 गुणा 22 है, इसका सेलिंग प्राइस भी 59 गुणा 22 है। दोनों वस्तु का सेलिंग प्राइस है कितना? 59 गुणा 22 यूनिट। बोलो बात समझ में आ गई? आप बोलोगे हाँ सर 59 गुणा 22। दोनों वस्तुओं का सेलिंग प्राइस है कितना? 10,384 रुपए। तो 59 गुणा 22 की वैल्यू ही 10,384 रुपए है। बताओ मेरे दोस्तों कितने गुना है? 59 गुणा 22 की वैल्यू ही 10,384 रुपए, बताइए कितने गुना है? जल्दी से देखो आंसर
प्रॉपर इंटीजर में तो पूरा पूरा कटेगा। 9 दूनी 18, 8, 8 से किस पे गुणा करेंगे 4 आ जाए, 8 बार जाएगा ये। देखो वैसे भी आप ये देखो कि 59 गुणा 22 लगभग 12, ये 1200 आएगा। 60 गुणा 20 लगभग 1200 आएगा, वैल्यू लगभग 1200 है। 1200 की 8 में गुणा करूंगा 9600, तब इसके नजदीक आएगा। ये लगभग 8 गुना है। 9 दूनी 18, 8, 8 की 8 में गुणा करूंगा 64, तब जाके 4 यूनिट डिजिट आएगा। तो पूरा पूरा 8 गुना है। अगर 8 गुना है तो ओवरऑल कितने का प्रॉफिट हुआ, 21 यूनिट का। 21 यूनिट की वैल्यू भी 8 गुना आएगी, 21 अट्ठे 168 रुपए। तो आपको 168 रुपए का प्रॉफिट हुआ। ये सवाल का आंसर हो जाएगा। ये पूरी कैलकुलेशन हो गई। क्या अब आप इस टाइप के सवालों को कर लोगे? ठीक है ना। तो बच्चों मैंने आपको दो कंसेप्ट समझाए हैं, दो कंसेप्ट कि भैया अगर आपसे परसेंटेज पूछा जाए, है ना, फ्रैक्शन बहुत भयानक बन रही है तो आप फॉर्मूला लगा के करो। लेकिन अगर रुपया में पूछा जाएगा तो हम रेशियो से ही करेंगे, क्योंकि रेशियो से ही सवाल जल्दी होगा। अब हम आगे की तरफ प्रस्थान करने वाले हैं, जो कि होगा मेरे दोस्तों सवाल नंबर 22। ऐसा ही सवाल है, खुद से ट्राई करिएगा। सवाल नंबर 22 ऐसा ही सवाल है, खुद से ट्राई करिएगा। मैं ले रहा हूं आपके सामने सवाल नंबर 23। अब यहां से 3 सवाल हैं मिसलेनियस। अब यहां से टाइप नहीं बदला मैंने, टाइप नहीं बदला, टाइप वही है, सेम सेलिंग प्राइस। 3 क्वेश्चंस मैं आपको कराऊंगा, 3 सवाल, एक एक टाइप का एक एक, ठीक है ना। चलिए बताएंगे। सवाल नंबर 23 करो। इस सवाल को जल्दी से करके बताओ कि भाई बच्चों इसका आंसर क्या आएगा। 3 क्वेश्चन कराऊंगा मैं सेम सेलिंग प्राइस पे, मिसलेनियस क्वेश्चंस होंगे बच्चे, ठीक है ना। एक एक टाइप का एक एक सवाल होगा, बनाएं। करें। गोविंद कह रहे हैं 5 ट्रिलियन में कितने जीरो हैं। गोविंद जी इसके लिए तो आपको संबित पात्रा जी का जो है तरह में जाना पड़ेगा। 12 जीरो हैं बेटे। देखो ये सवाल एसएससी में तो बहुत कम आया है, बैंकिंग का ये फेवरेट सवाल है। 3 वस्तु है, मैं यहां पे लिख रहा हूं सीपी, यहां लिख रहा हूं एसपी। बोला है 3 वस्तुओं को क्रम से 18.18% लॉस। 18.18% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, 2/9, सॉरी 2/11। 1/11 9.09%, 2/11 18.18%। दूसरी को 20% प्रॉफिट पर यानी कि 1/5, और तीसरी को 14.28% प्रॉफिट पर यानी कि 1/7 प्रॉफिट पर बेचा गया। तीनों वस्तुओं का सेलिंग प्राइस सेम है, तीनों वस्तुओं का विक्रय मूल्य समान है, कुल मिलाकर 650 रुपए का प्रॉफिट हुआ। तो तीनों वस्तुओं के सीपी का योग क्या है, तीनों वस्तुओं के क्रिय मूल्य का योग क्या है।
तो देखो तीन वस्तु हैं, पहली वस्तु को बेचा गया 18.18% के लॉस पर। 18.18% मतलब 2/11 के लॉस पर, यानी कि पहली वस्तु पे 11 की है, 11 पे 2 का नुकसान हुआ, तो 11 का सामान कितने में बिका? 9 में। 11 का सामान 9 में। दूसरी वस्तु पे 20% लाभ हो, 20% मतलब 1/5, 1/5 मतलब दूसरी वस्तु है 5 का सामान 6 में बिका। तीसरी वस्तु पे 14.28% प्रॉफिट हुआ, 14.28% 1/7, 1/7 प्रॉफिट का मतलब 7 का सामान 8 में बिका, 7 का सामान 8 में बिका। अब आप यहां से ये कह सकते हैं ये मैंने तीनों के सीपी और एसपी का रेशियो बना लिया, लेकिन सवाल में कहा गया तीनों का सेलिंग प्राइस सेम है। क्या यहां तीनों का सेलिंग प्राइस सेम दिखाई दे रहा है? भाई इसका सेलिंग प्राइस 9 है, इसका 6 है और इसका 8 है, अलग अलग है। तो 9, 6, 8 को सेम बनाना होगा। 9, 6, 8 का एलसीएम क्या होता है? 72, 72। भाई तीनों से कटने वाली सबसे छोटी संख्या 72 है, तो भाई 72 बनाने के लिए इस वाले रेशियो को 8 से गुणा करनी पड़ेगी। इस रेशियो को 72 बनाने के लिए यहां पर 12 से गुणा करनी पड़ेगी, और यहां 72 बनाने के लिए आपको 9 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। सवाल में बोला गया कुल मिलाकर 650 रुपए का लाभ हुआ। अब बताओ कुल लाभ हुआ कितना है? पहली वस्तु 11 की 9 में बिकी, 2 का लॉस है, 2 8 16, पहली पे 16 का लॉस है। दूसरी पे 5 का सामान 6 में बिका, 1 का प्रॉफिट है, 1 की 12 में गुणा करेंगे प्लस 12, 12 का प्रॉफिट है। ऐसा नहीं कि आप पहले अंदर गुणा करो फिर घटाओ। प्रॉफिट लॉस क्या होता है? सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस का डिफरेंस। 7 का सामान 8 में बिका तो 1 का प्रॉफिट है, 1 की 9 में गुणा कर लो, डायरेक्ट आ जाएगा 9। तो मैं कह सकता हूं कि टोटल प्रॉफिट आपको कितना हुआ? टोटल प्रॉफिट हुआ 12, 9, 21, 21 माइनस 16, 5। टोटल आपको 5 यूनिट का प्रॉफिट हुआ। सवाल के अनुसार टोटल प्रॉफिट हुआ कितना है? 650 रुपए का। तो 5 की वैल्यू 650 रुपए है, 130 गुना। आपसे पूछा है तीनों वस्तुओं का कुल क्रिय मूल्य, तो तीनों वस्तुओं का टोटल कॉस्ट प्राइस पूछा है। तीनों वस्तुओं का टोटल सीपी कितना होगा? पहली का है भाई 8 गुणा 11 88, पहली का सीपी 88 है। दूसरी का सीपी कितना है? 12 की 5 पे गुणा करूंगा 60, 12 पंजे 60। तीसरी का सीपी कितना है? 9 7 63, 63 आएगा। तो टोटल सीपी आ गया जी 8 3 11 का 1 हासिल 1, 8 और 1 9 6 15, 15 6 21 211। तो तीनों का जो टोटल सीपी है बेटे वो 211 यूनिट है। 211 की वैल्यू आपसे पूछी है भाई साहब, ये भी 130 गुना होगी। तो जीरो के बाद 3 एकम 3 आएगा, जीरो के बाद इकाई का अंक 3 आएगा। तो सवाल का आंसर है बी ऑप्शन, 27,430 रुपए। ठीक है, बहुत फेमस सवाल टाइप है बेटा बैंकिंग में। ठीक है, मैं तो आपको एक ही सवाल करवा रहा हूं। यहां पे 3 आर्टिकल हो सकता है आपके पेपर में सवाल 2 आर्टिकल पे आ जाए, हो सकता है 2 आर्टिकल पे क्वेश्चंस हो या 4 आर्टिकल कर दे। प्रोसेस यही रहेगा कि सीपीएसपी का रेशियो सेम बना लो, सेलिंग प्राइस सेम कर लीजिए, प्रॉफिट निकल जाएगा। जो मर्जी आए आपसे पूछ सकता है, आपके पास रेशियो है, अब जो मर्जी आए पूछ सकता है। प्रणाम सचिन सोनी जी, आगे चलेंगे ना। एक ही सवाल मैंने आपको करवाया है इस टाइप का, आगे चलेंगे। सवाल नंबर 24, नेक्स्ट क्वेश्चन ये बनाए। सवाल नंबर है बेटे आपके सामने यहां पर 24। अगला टाइप बनाएंगे। हम उड़ा दोगे माही, वेरी गुड। ये जो सवाल आपके सामने है ये एसबीआई क्लर्क 2020 का क्वेश्चन है, एज इट इज बैंकिंग का। ये बैंकिंग में ना सेम सेलिंग प्राइस वाली चीज बहुत फेमस है, बहुत ज्यादा फेमस। करो बेटे, देखो ध्यान सुनेगा, टाइप नहीं बदला मैंने, टाइप सेम ही है। सवाल में क्या बोला है? सवाल में बोला गया एक्स ने 2 कार समान कीमत पर बेची। एक बंदा एक्स है, एक्स ने 2 कार बेची समान कीमत पर। यह है कॉस्ट प्राइस बेटे, यह है सेलिंग प्राइस। तो एक बंदे एक्स ने 2 कार बेची समान सेलिंग प्राइस पर। एक कार पे 10% लाभ हुआ, उनमें से एक कार पे 10% लाभ हुआ। एक्स को कुल लेन देन में, टोटल ट्रांजैक्शन में एक्स को कुल 12% का लॉस हुआ। एक्स को ओवरऑल 12% का लॉस हुआ। तो आपसे पूछा सेकंड कार पर हुआ लाभ या हानि का परसेंटेज लगभग कितना है? सेकंड कार पर अप्रोक्स कितने % प्रॉफिट लॉस हुआ?
तो देखो यहां पे 3 कीवर्ड्स हैं, ध्यान सुनेगा। एक्स ने 2 कार समान कीमत पर बेची, 2 कार समान कीमत पर बेची, उनमें से एक कार को बेचा 10% लाभ पर। 10% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है? 1/10। 10% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है बच्चों? 1/10। तो उनमें से एक कार को 10% लाभ पर बेचा, 10% 1/10 होता है, इसका मतलब 10 का सामान 11 में बिका। पहली कार अगर 10 रुपए की है तो 11 में बिकी है। पहली कार अगर 10 रुपए की है तो 11 में बिकी है। आप बताओ, अगर पहली कार 11 में बिकी है तो दूसरी कार भी 11 में बेची होगी। दोनों कार समान कीमत पर बेची है। पहली कार पे 10% लाभ हुआ तो 10 की कार 11 में बिकी। अगर पहली कार 11 रुपए में बिकी है तो दूसरी कार भी 11 रुपए में ही बिकी होगी। दोनों का सेलिंग प्राइस सेम है। सवाल में बोला गया है कि एक्स को ओवरऑल 12% लॉस हुआ। एक्स को ओवरऑल कितना लॉस हुआ टोटल सामान पे? 12% का। 12% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 3/25। 3/25 लॉस का मतलब यह कि अगर टोटल सामान 25 का है तो 25 पे 3 का लॉस हुआ, सामान 22 में बिका। अगर टोटल सीपी 25 है तो 25 का सामान 22 में बिका। मेरे दोस्तों 25 का टोटल सामान 22 में बिका। देखो टोटल सेलिंग प्राइस कितना है? 11 जमा 11 22 ही तो है। ये 11 जमा 11 22 ही तो है। अगर टोटल सामान 11 जमा 11 22 में बिका है तो टोटल क्रय मूल्य 25 होना चाहिए। 25 रुपए का सामान 22 में बिकेगा तभी ओवरऑल 12% का लॉस आएगा। यानी कि टोटल कॉस्ट प्राइस क्या होना चाहिए? 25 होना चाहिए। अगर पहली कार का सीपी 10 है तो दूसरी का कितना होगा? 15 होगा। पहली कार का सीपी 10 है तो दूसरी का बेटे कितना होगा? 15। 10 जमा 15 25 हो गया। यानी कि दूसरी कार के सीपी एसपी का रेशियो ये आ गया। देखो ना, टोटल सामान 10 और 15 25 का है। 25 का सामान 11 11 22 में बिका, 12% लॉस हो गया। बात फिट हो गई। यानी कि दूसरी कार 15 रुपए की है जो 11 रुपए में बेची गई है, तो दूसरी कार पे 4/15 का लॉस है। 4/15 हर कोई जानता है 26.66%। सवाल का आंसर है बी ऑप्शन, 26.66%। गजब का सवाल, इससे बेहतरीन सवाल नहीं हो सकता। माही आपने गलत कर दिया है। यहां समान सीपी नहीं है, यहां समान एसपी है। समान सेलिंग प्राइस है, यहां पे समान कॉस्ट प्राइस नहीं है। एवरेज वाला कंसेप्ट तब लगता है जब समान कीमत पर खरीदा होता, ना कि बेचा। बताओ कैसा लगा बच्चों ये सवाल आपको? ये सवाल देखो बैंकिंग के स्टैंडर्ड से लो है, लेकिन ये सवाल परफेक्ट है जो एसएससी में पूछा जाएगा। ये फ्यूचर ईयर का सवाल है जो एसएससी में आएगा। आप फॉर्मूला फॉर्मूला भी लगा सकते हैं अभिजीत, लेकिन उसकी कोई जरूरत है नहीं। ठीक है, चलिए एक और क्वेश्चन करेंगे ऐसा। एक और क्वेश्चन करेंगे मेरे प्यारे भाई ऐसा ही। सवाल नंबर है बेटे 25, जो आया है बैंकिंग के पेपर में बना है, सॉरी ये कैट के पेपर में। ये वाला है ना, 2 सवाल थे, एक हटा दिए मैंने। कैट 2023 के पेपर में सवाल आया है। एमबीए के एग्जाम में क्वेश्चन आया है। मुझे इस सवाल को करके बताओ फटाफट, कौन करेगा?
कर पाए? 47% बच्चा आंसर बता रहा है। देखते हैं। गीता दो वस्तु ए और बी को समान कीमत पर इस प्रकार बेचती है कि ए पर 20% लाभ होता है, बी पर 10% लॉस होता है। ठीक है। यदि वह सेलिंग प्राइस इस प्रकार बढ़ाती है कि वस्तु ए और बी अभी भी समान कीमत पर बिकती हैं। ओके। और वस्तु बी पर 10% का लाभ कमाया जाता है, बी पर 10% का लाभ कमाया जाता है, तो वस्तु ए पर होने वाला लॉस एप्रोक्स कितना होगा? वस्तु ए पर होने वाला लॉस एप्रोक्स, वस्तु ए पर होने वाला लाभ एप्रोक्स कितना होगा? देखो, सवाल को करने के दो तरीके, रेशियो से भी कर सकते हो, बेसिक से भी कर सकते हो। बोला गीता दो वस्तु ए और बी को समान कीमत पर बेचती है इस प्रकार। तो मैंने मान लिया कि ए और बी का जो सीपी है, मैंने मान लिया कि ए का क्रिय मूल्य ए है, बी का क्रिय मूल्य बी है। मैंने मान लिया कि ए का कॉस्ट प्राइस ए है, बी का कॉस्ट प्राइस बी है। तो गीता दो वस्तु ए और बी को बेचती है समान कीमत पर कि ए पर 20% लाभ होता है। अगर ए पे 20% लाभ हुआ तो ए बिका कितने में? 120% पे। बी पे 10% लॉस होता है। अगर बी पे 10% का लॉस हुआ तो सामान बिका कितने में? 90% में। तो यहां से ए और बी के क्रिय मूल्य का अनुपात आ जाएगा, ए और बी के सीपी का रेशियो आ जाएगा 90/120। 30 तिया 90, 30 चौका 120। तो ये ए से बी के सीपी का रेशियो आ गया क्रिय मूल्य का, है ना। ये ए और बी के क्रिय मूल्य का अनुपात आ गया। अब मैंने क्यों निकाला, अब आपको समझ में आ जाएगा। बोला है यदि वह सेलिंग प्राइस इस प्रकार बढ़ाता है कि वस्तु ए और बी अब भी समान कीमत पर बिकती हैं, उस सेलिंग प्राइस अब भी इस तरीके से बढ़ाता है कि दोनों वस्तु समान कीमत पर बिकती हैं और वस्तु बी पर 10% का लाभ कमाया जाता है। आप बताओ, बी पे 10% का लाभ कमाया जाता है, वस्तु बी का सीपी 4 है। अगर 4 पे 10% का लाभ कमाया गया है, 4 का 10% क्या होता है? एक एक जीरो बढ़ा लेते हैं बेटे, यहां पे ना एक एक जीरो बढ़ा लेते हैं, कैलकुलेशन थोड़ी कम हो जाएगी। 40 पे अगर 10% का लाभ कमाया जाएगा तो सामान कितने में बिकेगा? 44 में। बोला है सेलिंग प्राइस इस प्रकार बढ़ाया जाता है कि ए और बी अब भी समान कीमत पर बिकती हैं। अगर सामान बी 44 में बिका है तो ए भी 44 में बिकेगा। दोनों समान कीमत पे बिकती हैं। अगर बी 44 में बिका है तो ए भी 44 में ही बिकेगा। क्लियर है? आप बोलोगे हाँ जी सर। यानी कि 30 रुपए की वस्तु 44 में बिकेगी। अगर 30 रुपए की वस्तु 44 में बिकेगी तो 14 रुपए का प्रॉफिट होगा 30 रुपए पर। 14 रुपए का प्रॉफिट होगा 30 रुपए पर, जो कि कितना होता है? 7/15। और 7/15 आप में से हर कोई जानता है कि भाई 1/15 होता है 6 सही 2/3%। तो 7/15 कितना आएगा? 46 सही 2/3%। तो 46 सही 2/3% अप्रोक्स कितना आएगा? 47%। तो 47% सवाल का आंसर हो जाएगा। एक एक जीरो मैंने इसलिए बढ़ा ली क्योंकि परसेंटेज निकालने में आसानी हो जाएगी, अदरवाइज दशमलव में चला जाएगा। दशमलव में भी कर सकते हैं। ठीक है, चलिएगा। इजी टाइप था मेरे दोस्तों, बस आपको पागल बनाया गया। नेक्स्ट, अगला टाइप। नेक्स्ट टाइप बच्चों आपके सामने आएगा और इस टाइप पर मैं आपको भाई साहब यहां पर 3 सवाल करवाऊंगा, 3 क्वेश्चन। अगला टाइप आपके सामने, और ये बहुत प्यारा, बहुत बेहतरीन टाइप है। नेक्स्ट, मतलब सवाल हद से ज्यादा आसान है, बट फिर भी ये सवाल बच्चों को कंफ्यूज कर देता है। बच्चे गलत कर देते हैं इस सवाल को फिर भी। यस, रेशो से भी हो जाएगा श्रेया। बोला है शशि 5,000 रुपए प्रत्येक की दर से 2 वस्तु बेचता है। प्रत्येक लिखना रह गया है। शशि 2 वस्तु बेचता है और दोनों वस्तु में से हर एक को 5,000 की बेचता है। यानी कि शशि ने 2 वस्तु बेची हैं समान सेलिंग प्राइस पर, सेम सेलिंग प्राइस पर। टाइप नहीं बदला, अभी टाइप चेंज है, बस लैंग्वेज अलग है। तो शशि ने मेरे दोस्तों 2 वस्तु बेची है 5,000 रुपए ईच, 5,000 रुपए प्रत्येक में, यानी कि समान सेलिंग प्राइस पर। बोला पूरे लेन देन में ना तो लाभ होता है ना हानि। पूरे लेन देन में उसे ना लाभ होता है ना हानि होती है। ठीक है भाई, इसका मतलब ये हुआ कि ओवरऑल ट्रांजैक्शन में पूरे लेन देन में उसे
ना तो हानि होती है और ना ही लाभ होता है। इसका मतलब ओवरऑल ट्रांजैक्शन में ना तो से प्रॉफिट और ना ही लॉस हुआ, यानी कि टोटल कॉस्ट प्राइस, दोनों वस्तुओं का टोटल कॉस्ट प्राइस टोटल सेलिंग प्राइस के बराबर है। यदि एक वस्तु यदि एक वस्तु 16 सही 2/3% लॉस पर बेची गई है, सवाल में कहा गया है यदि एक वस्तु 16 सही 2/3% लॉस पर बेची गई है तो दूसरी वस्तु कितने लाभ पर बेची गई है। ध्यान से सुनिएगा, ये सीपी है बेटे, ये एसपी है, क्रिय मूल्य विक्रय मूल्य। शशि ने दो वस्तुओं को समान सेलिंग प्राइस पर बेचा। एक वस्तु 16 सही 2/3% लॉस पे बिकी। 16 सही 2/3% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होते हैं? 1/6। यानी कि एक वस्तु अगर 6 रुपए की है तो हमने 5 में बिकी। एक वस्तु हमने 6 रुपए की है तो हमने 5 में बिकी, हमें 1 का नुकसान हुआ। कितने? 6 रुपए की वस्तु पे 1 का नुकसान हुआ, हमने 5 में बिकी। सवाल में यह कहा गया दोनों वस्तुओं को समान सेलिंग प्राइस पर बेचा गया है। अगर पहली वस्तु 5 रुपए की बिकी है तो दूसरी वस्तु भी 5 रुपए की बिकी होगी। अगर पहली वस्तु 5 रुपए की बिकी है तो दूसरी भी 5 रुपए की बिकी होगी। आप बोलोगे हाँ सर बात क्लियर, सेलिंग प्राइस सेम होना चाहिए। सवाल में यह है कि ओवरऑल ट्रांजैक्शन में ना तो प्रॉफिट हुआ ना लॉस हुआ। ओवरऑल ट्रांजैक्शन में ना तो कोई प्रॉफिट हो ना ही कोई लॉस हो। इसका मतलब यह है कि अगर हमको पहली वस्तु पे 1 रुपए का नुकसान हुआ है ना, अगर पहली वस्तु पे 1 रुपए का नुकसान हुआ है तो दूसरी वस्तु पे हमें 1 रुपए का फायदा हुआ होगा। भाई अगर हम इस पे 1 रुपए का नुकसान कमा लें, इस पे 1 रुपए का फायदा हो जाए तो ओवरऑल 0 हो जाएगा, नो प्रॉफिट नो लॉस। यानी कि दूसरी वस्तु पे 1 रुपए का फायदा हुआ है और वो वस्तु 5 में बिकी है तो उसका कॉस्ट प्राइस कितना है? 4 रुपए की वस्तु पे 1 का फायदा होगा तभी 5 में बिकेगी। आप देख सकते हैं टोटल कॉस्ट प्राइस कितना? टोटल कॉस्ट प्राइस है 6 4 10। टोटल सेलिंग प्राइस कितना है? 5 5 10। टोटल सीपी टोटल एसपी के बराबर है, नो प्रॉफिट नो लॉस। तो दूसरी वस्तु 4 रुपए की है, 5 में बिकी, कितने का फायदा हुआ? 1/4। 1/4 यानी कि 25%। तो दूसरी वस्तु को 25% लाभ पर बेचा गया है। इस सवाल का आंसर बी ऑप्शन है। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। राहुल समझ में आया बेटे? राहुल का आंसर सबसे पहले आया है। कृतिका वेरी गुड, अजय वेरी गुड। आगे चलें, नेक्स्ट सवाल नंबर 26 था। एक सवाल मैं आपसे और पूछता हूं, बिल्कुल एज इट इज हम आपसे एक सवाल और पूछेंगे। सवाल नंबर 27 करके बताएं। जल्दी से ये सवाल आप हमें करके बताएं फटाफट बच्चों। बहुत बेहतरीन सवाल है। ब्लैक बैकग्राउंड यूज करो, ये ब्लैक ही है भैया, आंख मीच कर देखो ब्लैक ही है। बोला एक आदमी दो वस्तुओं में से प्रत्येक को 2695 बेचा।
एक आदमी है, उसने दो वस्तुओं को, दोनों में से प्रत्येक को समान सेलिंग प्राइस पर बेचा। पहली वस्तु पे 18.75% प्रॉफिट हुआ, तो बोला दूसरी वस्तु को कितने परसेंट लॉस पर बेचना चाहिए कि पूरे लेन देन में ना तो कोई लाभ हो ना ही कोई हानि हो। तो मेरे प्यारे भाई, ये सीपी है, ये एसपी है। दो वस्तुओं को समान सेलिंग प्राइस पर बेचा। पहली वस्तु पे 18.75% प्रॉफिट हुआ। क्या होता है बेटा, आप जानते 6.25% 1/16, ये 3 गुना है। 6×18, 0.25 का 3 गुना 0.75, तो 18.75% की फ्रैक्शन वैल्यू 3/16। बहुत इंपॉर्टेंट है ये। यानी कि पहली वस्तु का सीपी अगर 16 है तो 16 पे हमें 3 का प्रॉफिट हुआ है, पहली वस्तु 19 पे बिकी है। चूंकि सवाल में कहा गया दोनों को समान विक्रय मूल्य पर बेचा गया, इसकी कोई जरूरत नहीं है। अगर पहली वस्तु 19 में बिकी है तो दूसरी भी 19 में ही बिकी होगी। बोला है दूसरी वस्तु पे कितना लॉस होना चाहिए, ज्ञात कीजिए दूसरी वस्तु को कितना लॉस होना चाहिए कि ओवरऑल दोनों सामान पे मिलाकर ना लाभ हो ना हानि हो। बच्चों, अगर पहली वस्तु पे 3 का फायदा हुआ है तो दूसरी वस्तु को 3 रुपए के नुकसान पर बेचना चाहिए। सामान 3 रुपए के नुकसान पे बिका और 19 में बेचा गया। सामान को 19 में बेचा, 3 का नुकसान हुआ, तो क्रिय मूल्य क्या होगा, 22 रहा होगा। 22 - 3 19, तो 22 रुपए पे बच्चों 22 रुपए पे 3 रुपए का लॉस हुआ। परसेंटेज में कितना, इंटू 100%। कितना आएगा बेटे ये, 22 एकम 22 और 8 0, 22 तिया 66, तो 13 पॉइंट समथिंग सवाल आएगा। 13 पॉइंट समथिंग हमारा पहला ऑप्शन सही बनता है, 13 पॉइंट समथिंग। मुझे लगता है कि यह बात आपको बड़े प्यार से समझ में आई है। अब बच्चों में कलेजे पे पत्थर रख के इस टाइप का लास्ट क्वेश्चन करवाऊंगा, जिसमें मेरे प्यारे दोस्तों आपसे, अच्छा 2 सवाल और हैं, सॉरी अभी ऐसे 2 सवाल और हैं, करेंगे 28वां सवाल। देखो बच्चों, ये सवाल भी बिल्कुल ऐसा ही है, बस यहां पे परसेंटेज में ना पूछ के रुपये में पूछा गया है। ओके हर्षित, बोला ए पर्सन सोल्ड 2 आर्टिकल एट 3740 ईच। एक आदमी दोनों वस्तुओं में से प्रत्येक को 3740 में बेचता है। दो वस्तुओं में से प्रत्येक को 3740 में बेचा। पहली वस्तु से उसे 37.5% लाभ हुआ। 37.5% की फ्रैक्शन वैल्यू 3/8। पहली वस्तु पर 3/8 लाभ हुआ, इसका मतलब यह है सीपी है बच्चों, ये एसपी। पहली वस्तु पर 3/8 लाभ हुआ, यानी कि 8 रुपए का सामान 11 में बिका। 8 का सामान 11 में बिका। दूसरी वस्तु को इस प्रकार बेचता है कि कुल सौदे में ना तो लाभ हो ना ही हानि हो। दोनों के क्रिय मूल्य का डिफरेंस ज्ञात करें। भाई दोनों वस्तुओं को समान सेलिंग प्राइस पर बेचा है। अगर पहली वस्तु 11 की बिकी है तो दूसरी वस्तु भी 11 की ही बिकी होगी। पहली वस्तु पे 37.5% लाभ हुआ, 8 के सामान पे 3 का प्रॉफिट हुआ, सामान 11 में बिका है। दूसरी वस्तु किस तरीके से बेचा गया कि ओवरऑल ट्रांजैक्शन में ना प्रॉफिट हुआ ना लॉस, यानी कि अगर पहली वस्तु पे 3 का प्रॉफिट है तो दूसरी पे 3 का लॉस है। 11 रुपए में सामान बेका, 3 का नुकसान हुआ, तो सीपी कितना रहा होगा, 14। आप बोलोगे हाँ जी सर। सीपी का अंतर पूछा है मेरे दोस्तों, दोनों के सीपी का अंतर क्या, इसका सीपी 8 है, इसका सीपी 14 है। 8 और 14 का डिफरेंस 6 यूनिट की वैल्यू आपसे पूछी गई, 6 की वैल्यू। सवाल में बोला गया दोनों में से प्रत्येक को 3740 में बेचा गया। दोनों में से प्रत्येक वस्तु को कितने में बेचा गया, ये भी 11 की बेची है, ये वस्तु भी 11 की बिकी, ये भी वस्तु भी 11 की बिकी, तो 11 की वैल्यू ही सवाल में 3740 रुपए दी है एक्चुअली, है ना। बताओ कितने गुना है, तो आप कहोगे सर 11 तिया 33, 4 11 चौक 44, 340 गुना, 340 टाइम्स। आपसे पूछा सीपी का डिफरेंस, सीपी का डिफरेंस है 14 8 6 यूनिट, तो 6 यूनिट की वैल्यू भी 340 गुना होगा, तो 1800 और 240 2040 रुपए, तो 2040 रुपए दोनों वस्तुओं के क्रिय मूल्य का अंतर है। डी ऑप्शन सवाल का आंसर है, सभी बच्चे समझ रहे हैं, ठीक है। चलिए
तो ये बच्चों ये टाइप आपको समझ में आया होगा, आसान है, ये चिरकुट है, ये इजी चीज है। इसी कंसेप्ट पर, इसी टाइप पर अब हम लास्ट सवाल करेंगे, लेकिन वो सवाल थोड़ा हाई लेवल का होगा। बताओ जी, करके बताओ। सवाल नंबर 29 कौन करेगा? मैं आपको टाइम देता हूं सोचने समझने के लिए, जल्दी से आप मुझे जवाब दो। करो। आया ए ऑप्शन बता रहे हैं, देखते हैं क्या ये ऑप्शन सही है। एक आदमी तीन वस्तु एक्स वाई और जेड को 2520 रुपए में बेचता है। तीन वस्तुओं एक्स वाई और जेड, प्रत्येक को, यहां प्रत्येक शब्द लगा लीजिए। एक आदमी तीन वस्तु एक्स वाई जेड प्रत्येक को 2520 में बेचता है। एक्स पर 30% लॉस हुआ, वाई पे 36.36% प्रॉफिट हुआ। पूरे लेन देन में से ना तो लाभ हुआ ना ही हानि हुई, तो वस्तु जेड का सीपी यानी कि क्रिय मूल्य ज्ञात करें। बहुत बढ़िया, जबरदस्त, शानदार, जिंदाबाद सवाल है। ये लिख रहा हूं मैं सीपी, यहां लिख रहा हूं मैं एसपी। सवाल में बोला गया कि एक आदमी तीन वस्तुओं एक्स वाई जेड प्रत्येक को बेचता है। एक आदमी तीन वस्तुओं को बेचता है, एक्स वाई और जेड को। तीनों को समान विक्रय मूल्य पर बेचा गया। इस समान विक्रय मूल्य पर बेचा गया 2520। एक्स पर 30% लॉस हुआ। 30% की फ्रैक्शन वैल्यू 3/10। एक्स पे 3/10 लॉस हुआ, इसका मतलब 10 का समान 7 में बिका। वाई को 36.36% लाभ पर, 36.36% की फ्रैक्शन वैल्यू 4/11। 4/11 का प्रॉफिट हुआ। 1/11 होता है 9.09%। 9.09 का 4 गुना है 36.36। तो वाई पे 4/11 का फायदा हो। 4/11 मतलब 11 का समान, 11 का समान 15 में बिका। पूरे ट्रांजैक्शन में ओवरऑल ना तो कोई फायदा हुआ ना ही कोई लॉस हुआ। जेड का क्रिय मूल्य बताओ। एक बात सुनो, जब सवाल में कहा गया है कि तीनों ही वस्तुओं को समान दाम पर बेचा गया 2520 में, तो भाई तीसरी वस्तु के बारे में तो खैर पता ही नहीं है, पर यह तो पता है कि इसका सेलिंग प्राइस 7 है, इसका सेलिंग प्राइस 15। अलग अलग गलत बात है। कम से कम इन दोनों का तो सेलिंग प्राइस सेम बनाओ। भाई 7 और 15 का एलसीएम 105 होता है। 105 बनाने के लिए ऊपर 15 से गुणा कर देते हैं और नीचे 7 से गुणा कर देते हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आप ये देख सकते हैं कि इसका सेलिंग प्राइस भी 15 सत्ते 105 हो गया, इसका भी 105 हो गया। तो तीसरे आर्टिकल का सेलिंग प्राइस भी 105 होना चाहिए। 105, 105, 105, तीनों आर्टिकल को समान दाम पर बेचा गया है। लेकिन दूसरी कंडीशन यह भी है कि पूरे लेन देन में ना लाभ हुआ ना हानि, ओवरऑल 0 बनना चाहिए। अब आप बताओ, यहां 10 का सामान 7 में बिका तो 3 का लॉस है। 3 गुणा 15, यहां 45 का लॉस है मेरे प्यार भी 45 का। बताइए,
अगर 11 की वस्तु 15 में बिकती है तो 4 का फायदा है, पूरे रेशियो में 7 से गुणा है तो 4 सत्ते 28, यानी कि दूसरी सामान पे 28 का प्रॉफिट है। तो ओवरऑल ट्रांजैक्शन में नो प्रॉफिट नो लॉस होना चाहिए, ओवरऑल जीरो बनना चाहिए। -45 प्लस 28 क्या हो गया, -17, -45 प्लस 28 -17, -17 को जीरो बनाने के लिए तीसरी वस्तु पे 17 यूनिट का फायदा होना चाहिए, आर्टिकल जेड पे 17 यूनिट का प्रॉफिट होना चाहिए, आर्टिकल जेड पे 17 यूनिट का प्रॉफिट होना चाहिए, तभी तो ओवरऑल जीरो आएगा। 28 17 45 -45 तभी तो जीरो होगा, नो प्रॉफिट नो लॉस। यानी कि तीसरी वस्तु को हमने 105 में बेचा और हमें 17 यूनिट का फायदा हुआ। तीसरी वस्तु को हमने 105 में बेचा, हमें 17 का फायदा हुआ, तो सीपी कितना है, 105 में बेचा 17 का फायदा हुआ, तो सीपी कितना है भैया, घटाएंगे तो कितना आएगा 88, 88। यानी कि आर्टिकल जेड का जो सीपी है, जो क्रिय मूल्य है, वो 88 यूनिट है, 88 यूनिट है। 88 पे 17 का फायदा होगा तब सामान 105 में बिकेगा। तो जेड का क्रिय मूल्य जो भी आएगा, 88 में 8 आता है, 8 से कटेगा, 11 से कटेगा, 11 से ये ऑप्शन कटता है, ये भी कटता है, ये भी कटता है, ये नहीं कटता। सॉल्व करना है तो आप बताओ, 2520 रुपए में बेचा गया है ना, प्रत्येक को 2520 में बेचा गया, तीनों का सेलिंग प्राइस कितना, 105 यूनिट। तीनों में से सेलिंग प्राइस, तीनों वस्तुओं का सेलिंग प्राइस कितना, 105 यूनिट। 105 यूनिट की वैल्यू 2520 रुपए है, 105 की वैल्यू 2520 रुपए है, बताओ कितने गुना, तो 105 दूनी 210, बचेगा 42, 105 चौका 420, 24 गुना, 24 टाइम्स। तो जेड का सीपी पूछा 88 यूनिट, 88 की वैल्यू भी 24 गुना होगी, तो भाई ये आएगा 8 चौक 32, एंड में 2 आएगा, कैलकुलेशन जो भी रहे एंड में 2 आएगा, ये तो उत्तर है नहीं, तो ये 2 आ रहा है, ये आंसर है 2112। सही कह रहे हैं बेटा, 2112 आंसर है। राहुल आप गलत कर रहे हो, आंसर 2112 है। वेरी गुड तनुष, जॉयदीप, सत्या, कृतिका, वेरी गुड, नंदिनी वेरी गुड। अच्छे लेवल का सवाल था, ठीक है ना बच्चों, बेहतरीन लेवल का, है ना। देखो ये सवाल भी और ये सवाल भी सेम ही है कंसेप्ट पे, बस ये थोड़ा इजी है क्योंकि यहां 2 वस्तु हैं या 3 वस्तु हैं, तो ये थोड़ा सा हाई लेवल हो गया। सर सीपीओ पोस्टपोन हो गया है क्या, नहीं पता, केशव सीपीओ का क्या चक्कर है। नेक्स्ट, इसी के साथ ये टाइप समाप्त, इसी के साथ ये टाइप समाप्त। अगला क्वेश्चन करेंगे, अगला सवाल बताएं, सवाल नंबर 30 करो जल्दी से, अगला टाइप। सीजीएल का टॉपर बन के आएंगे, क्या थार देंगे। आकाश कह रहे हैं भाई साहब मैं तो खुद साइकिल से चल रहा हूं, गरीब आदमी हूं भाई, हैं? पेट्रोल पता कितना महंगा हो गया है, अभी पेट्रोल वाले ने पेट्रोल पंप रेट बताया भाई साहब 103 रुपया लीटर, मेरे को हार्ट अटैक आने को तैयार था। तुम थार देने की बात करो, मैं गरीब आदमी हूं भाई, ऐसी बात मत किया करो। सवाल 30, एक आदमी ने गैस चूल्हे को 1810 और गीजर को 2432 में बेचा। गैस चूल्हे पे 40% का लाभ हुआ, गीजर पर 14% का नुकसान हुआ।
पूरे लेन देन में उसका लाभ, शुद्ध लाभ या हानि लगभग कितना होगा, आंसर आपको बताना है अप्रोक्स में। तो देखो बेटे, दोनों का सेलिंग प्राइस दिया है ना। ये है मजदूरों वाला सवाल, इसमें कोई बेसिक नहीं, कोई लॉजिक नहीं, केवल आपको मजदूरों की तरह कैलकुलेशन करनी है। ठीक है। एक आदमी ने गैस चूल्हे को बेचा 1810 में और गीजर को बेचा 2432 में। गैस चूल्हे पे 40% का फायदा हुआ, 40% मतलब 2/5। गैस चूल्हे पे 40% का फायदा हुआ और गीजर पे 14% लॉस हुआ। 14% की फ्रैक्शन 7/50। उसका लाभ या हानि, शुद्ध लाभ या हानि बताओ। तो आप मुझे बताओ गीजर पे कितना, गैस चूल्हे पे कितना फायदा हुआ। देखो आपसे प्रॉफिट पूछा गया ओवरऑल। देखो 1800 गैस चूल्हे को 1810 में बेचा गया है भी मेरे दोस्त, 40% फायदा हुआ, यानी कि अगर सीपी 5 है तो 5 पे 2 का प्रॉफिट हुआ तो 7 में बेचा गया। 7 यूनिट की वैल्यू है, 7 यूनिट की वैल्यू है, तो 1 यूनिट की वैल्यू क्या आएगी, 7 से भाग कर दो। आपसे क्या पूछा, आपसे 2 यूनिट की वैल्यू पूछे, मल्टीप्लाई बाई 2। ये प्रॉफिट आ गया मेरे दोस्तों किस पे, गैस के चूल्हे पे। जो चीज आपको निकालनी वो देखो, ऐसी गीजर को देखो। ऐसे सवाल पेपर में आते हैं जिनमें केवल मजदूरों की तरह कैलकुलेशन करनी है। गीजर को बेचा गया है, गीजर को बेचा गया है 2432 रुपए में। गीजर पे 14% लॉस हुआ। 14% का मतलब 7/50, यानी कि सीपी अगर 50 है तो 7 का लॉस हुआ। 50 पे 7 का लॉस हुआ तो सामान बिका कितने में, 43 में। ये 43 यूनिट की वैल्यू है, तो 1 यूनिट की वैल्यू क्या आएगी, 43 से भाग दे देंगे। आपको लॉस निकालना है तो लॉस कितना आएगा, 7 यूनिट से मल्टीप्लाई। तो ये फायदा है, ये लॉस है। लॉस निगेटिव होता है, फायदा प्रॉफिट। तो ओवरऑल ये आ जाएगा। ओवरऑल मेरे प्यारे भाई ये आ जाएगा। मैंने दोनों वस्तु पे अलग अलग कैलकुलेशन कर ली, दोनों पे अलग अलग कैलकुलेशन कर ली। अब बताओ मेरे दोस्तों ये कैलकुलेशन क्या होगी। आंसर्स काफी दूर दूर हैं तो मैं अप्रोक्स मार सकता हूं, है भाई, अप्रोक्स में मार सकता हूं। यहां पर 1810 का दोगुना कितना होता है, 3620। 1810 का दोगुना कितना होता है, 3620। अब 3620 को 7 से भाग करूंगा तो कितना आएगा, 3500 होता तो 500 होता, 120 जाएगा 17 बार, 17 सत्ते 119, 517 माइनस 2432 गुणा 7/43 कितनी बार जाएगा बेटा, ये 43 से काट लेते हैं, 43 से 5 बार जाएगा। 43 पंजे 215, 43 पंजे 215, कितना बचेगा ये आपका, 15 215 बचेगा 28, 282 बचेगा, 282 है ना, 282 बचेगा। तो 43 से कितनी बार चला जाएगा फिर ये, 7 बार चला जाएगा क्या, 280 और 21 नहीं, 7 बार नहीं जाएगा, 6 बार ही जाएगा। तो 43 से जाएगा फिर ये 6 बार, कितना जाएगा मेरे दोस्तों, 43 का 6 गुना कितना होता है, 240 और 18 258। तो बचेगा कितना मेरे दोस्तों, ये आपका बचेगा जी 24 बचेगा। तो भाई फिर कितनी बार जाएगा, लगभग 6 बार चला जाएगा, अप्रोक्स 6 बार चला जाएगा, तो 56.6 जाएगा। अब 7 की 56.6 में गुणा करने पर क्या आएगा बेटे, अगर 7 की 57 में भी गुणा करूं ना, अगर मैं 7 की 57 में भी गुणा करूं तो 350, 350 और 49, 350 और 49 399 आता है। हालांकि 399 से कम आएगा, 399 से कम आएगा, लगभग 395 की तरफ आएगा ये। तो कितना आएगा, लगभग 7 में से 5 गया 2, 11 में से 9 गया 2, 4 में से 3 गया 122। तो लगभग 122 के नजदीक आएगा। 122 के नजदीक कौन सा है, पहला ऑप्शन। तो ये मजदूरों वाला सवाल है, जस्ट कैलकुलेशन और कुछ नहीं है। ऐसे सवाल पेपर में बतेरे आ रखे हैं। मैंने एक क्वेश्चन आपको करवा दिया, खेल खत्म। आज की क्लास को हम यहीं पे छोड़ते हैं, इसके आगे मैं बताऊंगा वो मंडे को। आज इतना ही बेटे,